वेलकम टू शुभम ए क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका आर्मी कलर के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली रहेगा। आपको पता है आर्मी कलर का जो एग्ज़ाम होता है उसका हम यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों का पेपर होगा और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होगा। ठीक है, अगर आप भी आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपका लेवल इस समय क्या चल रहा है। और देखिए इसके अंदर हम जीके, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, कंप्यूटर, जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सभी वैसे ही करेंगे और वैसे ही सीक्वेंस में करेंगे जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन आपके पास जो है इंग्लिश के आएंगे। इंग्लिश हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे मैथ के डिस्कस करने वाले हैं। 5 कंप्यूटर के रहेंगे, 5 जीके के रहेंगे और 5 आपके साइंस के रहेंगे। ठीक है, पूरा आपका 50 नंबर का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहले हमारा जीके है तो फटाफट इसके क्वेश्चन के आंसर देना। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के आंसर देना, मेरे आंसर से आंसर मैच करना, देखना आप कितने ठीक हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो जो तक्षशिला है वो है सिंधु और झेलम नदी के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो देखिएगा यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं कंफ्यूज होने वाले। 2 बार अगर शासन किया है तो वो किया है हुमायूं ने। ठीक है, और 2 बार राज्याभिषेक वाला क्वेश्चन आता है तो 2 बार जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था औरंगजेब का। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? आपको पता है बौद्ध शासनकाल में 4 संगीतियाँ हुई थी इंपॉर्टेंट। उनका सीक्वेंस है हमारा RVP के। ठीक है, रवि PK, इसका आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जो पहली हुई थी वो हुई थी राजगृह में और उसका जो शासक था वो था अजातशत्रु। दूसरी हुई थी वैशाली में और उसका शासक था कालाशोक। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, उसका शासक था अशोक। और चौथी हुई थी हमारी कौशाम्बी में, उसका शासक था कनिष्क। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगर पूछे कहाँ कहाँ हुई है तो RVPK, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इनका मैंने सीक्वेंस आपको बता दिया है किस किस के टाइम में किसका शासन था। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं 4th पे। गोदान और गब्बन दोनों एक ही लेखक की 4 रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो गोदान और गब्बन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उसका नाम है मुंशी प्रेमचंद। और ये आपके कलर के एग्जाम में आ चुका है। 5, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज़्यादा जस्ता होता है राजस्थान में। ओके, 5 क्वेश्चन हमारे साइंस के रहेंगे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था वो किया था ऑटो हॉर्न ने। ऑप्शन सी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा कॉपी पेन आपको साथ में लेकर बैठना है क्योंकि इसके बाद हमारे मैथ के 10 क्वेश्चन भी आने हैं। ओके, और हमारा इंग्लिश है वो भी हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वीडियो भले ही लंबा जाए क्योंकि आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। आपको अपना लेवल देखने का मौका मिल रहा है, आपका लेवल कितना है। लास्ट में स्कोर ज़रूर कमेंट करना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ है। राइट। 7, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था एरोप्लेन का आविष्कार। ठीक है, यहाँ पर हम विमान, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। ध्यान रखना चाहिए आपको सारी चीज़ें। 8वां, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो देखिएगा यहाँ पे कुछ लोग अगर तांबा बोलेंगे तो उनका आंसर गलत है, लोहा बोलेंगे तो गलत है, एल्यूमिनियम का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, लोहा और तांबा इसलिए गलत है क्योंकि लोहा और तांबा उत्पन्न करने के लिए इसका यूज़ नहीं होता। लोहे और तांबे से विद्युत जो है वो बहुत ही जल्दी पास आउट हो जाती है। ये विद्युत के अच्छे सुचालक है। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं। क्लियर है। 9, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? तो अगर हम वस्तु की मात्रा भी बदल दें तो उसका जो घनत्व है वो हमेशा समान रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? वेरी सिंपल, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। लाइकोपिन तो आपको पता है ना, टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन यह रक्त में पाया जाता है, इसके कारण ब्लड का लाल रंग होता है और ये ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है। अच्छा, 11वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मैथ का है। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन हमारा थोड़ा स्लो करते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री लिया है और देखिए आपके एग्जाम में एडवांस मैथ भी आता है कलर में, बट बिल्कुल बेसिक लेवल का आता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये चैनल फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री का पहला सवाल सोल्व करते हैं। कॉपी पेन लेके आपको पहले खुद सोल्व करना है, वीडियो पॉज करके ईमानदारी से, क्योंकि ये टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं कोई आपको वीडियो में लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए इफ़, उम्मीद करूँगा आपने सोल्व कर लिया होगा। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कोस थीटा है और जो आपका जो है थीटा है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, और 90 से छोटा है,
तो आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो 0 से बड़ा है और 90 छोटा है तो आपको 0 तो चूज़ करना ही नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कॉस थीटा यहाँ से हटा के हम इसके नीचे ले आ सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और इसकी वैल्यू हमारी है √3, ठीक है। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो ट्रिग्नोमेट्री की, अगर आपको पता होगा, बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बनता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेन थीटा। अगर हम साइन थीटा को कोस थीटा से भाग करेंगे तो वो हमारा टेन थीटा होता है, और टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है √3, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे थीटा की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर देखिएगा थीटा की वैल्यू, टेन थीटा जो है √3, ये आता है tan 60 डिग्री पे, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है। आप क्या कीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन इजी सॉल्व हो सकता है, नहीं तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इसको सॉल्व करना ही है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा आप 60 वैल्यू रखिएगा, साइन थीटा यानी कि साइन 60 की वैल्यू रखिएगा, यहाँ पे हमारी बनेगी √3/2, ओके, इज इक्वल टू √3। आपको फिर कोस की भी 60 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है हमारी 1/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा 1/2 करना पड़ेगा। तो ये भी 3/2 बन गया और ये भी 3/2 बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों की वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो साइन 60 जो है यहाँ से भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा, ठीक है। आप दोनों तरीके से सॉल्व इसको कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है भाई? अब यहाँ पर देखिए, उम्मीद करूँगा सॉल्व आपने पहले किया होगा, फिर आप इस सॉल्यूशन को देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। ओके, अब इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो देखिए हमको जो आधार दे रखा है वो हमको ऑलरेडी 9 सेंटीमीटर दे रखा है, और गुणा में यहाँ पे क्या लिखूंगा? h लिखूंगा, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 81 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि ये क्षेत्रफल हो गया, और हमको क्षेत्रफल दे रखा है 81, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। आप समझ में आया? तो देखिए 9 से कैंसिल करेंगे, 9 में 81 हो गया, और ये 2 इधर जाके 9 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 दूनी 18। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमको इसकी ऊंचाई ही बतानी थी, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक आयतकार की लंबाई जो 25 सेंटीमीटर है एक वर्ग की भुजा के समान है। आयतकार का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 125 वर्ग सेंटीमीटर कम है, तो आयतकार क्षेत्रफल की चौड़ाई क्या होगी? अब देखिए जो आयतकार का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बोली है, पहला आप लाइन पढ़ेंगे कि आयत की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर वो एक वर्ग की भुजा के समान है, ठीक है। तो यानी कि जो वर्ग की भुजा होगी वो भी 25 होगी, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा इसका हम स्क्वायर करेंगे, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बनता है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। तो ये 625 क्या है? ये वर्ग का क्षेत्रफल है। अब क्या अगली लाइन लिखी है कि आयतकार का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 125 वर्ग सेंटीमीटर कम है, यानी कि ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है। इसमें 125 सेंटीमीटर अगर हम माइनस करेंगे तो वो क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होगा, तो वो क्या होगा? 500 होगा, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता लग गया 500 है। आपको बोला है आयतकार की चौड़ाई बतानी है। तो देखिए लंबाई आपको कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में 25 दे रखी है ना, पहली लाइन पढ़िए। चौड़ाई हमको निकालनी है गुणा b, तो ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई हमारी कितनी आई है? आयत का क्षेत्रफल हमारा आया है 500। तो 25 से इसको कैंसिल कीजिए, ये 20 बार में कैंसिल हो गया, तो b की लंबाई कितनी आ गई? 20 आ गई। ऑप्शन बी जो है आपका तड़कता भड़कता बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें तथा चौड़ाई 10% कम कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। कुछ बेसिक फार्मूला लगाते हैं x + y + xy × 100, पर उसमें गलती होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए किसी आयत का क्षेत्रफल कितना है, 100 है। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में बात दे रखी है तो आप 100 मानेंगे, आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। पहले क्या किया, लंबाई में 20% की वृद्धि करी, तो इसमें 20% की वृद्धि करेंगे 100 में तो कितना होगा, वो हो जाएगा 120। फिर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी, तो आपको इसी में 10% की कमी करनी है। अब देखिए 120 का 10% होता है 12, और 120 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो हमारा कितना बचेगा, वो हमारा बचेगा 108। ठीक है, 12 घटाने के बाद 108 बचा। अब पूछा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले क्षेत्रफल था 100 और अब फाइनली क्षेत्रफल कितना हुआ है, 108 हुआ है। तो प्रभाव तो पड़ा है, 8% की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो क्या आपने मेरा ये साधारण ब्याज वाला वीडियो देखा है? अगर नहीं देखा तो उसको देख लेना। इसके अंदर मैंने हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है आपके साधारण ब्याज से रिलेटेड, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखिएगा कि हमसे पूछा है ब्याज की दर। ठीक है, किस ब्याज की दर से। तो देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि दर का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100, नीचे हमारा होगा मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और इनटू हमारा क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ छोटी सी, कि कोई धन 1 है और वो क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो यानी कि 1 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें इनका अंतर कितना है, 2 का अंतर है इनमें, तो इसका 2, इसका मतलब क्या है, ब्याज है। साधारण ब्याज कितना है, 2 है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला में पुट कीजिए, साधारण ब्याज आपका 2 है, गुणा आप क्या करते हैं, 100 करेंगे। प्रिंसिपल आपका है कितना, यहाँ पे 1 है, और टाइम है आपका 8 वर्ष। ठीक है, कैंसिल कीजिए इसको, सिंपल सी बात है, 2 चौके कितना होगा, 8 होगा, और 4 से आप 100 को कैंसिल करेंगे तो 25% जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में समय कितना लगेगा। तो देखिएगा एक पाइप है ए और एक पाइप है बी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। पाइप ए भर रहा है 20 मिनट में और पाइप जो बी भर रहा है 30 मिनट में। अगर हम इनका टोटल का एलसीएम लेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 60 आएगा, और 60 क्या है, ये हो गया कुल काम। ठीक है, अब 20 को 60 से भाग कीजिए तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 60 से भाग करेंगे तो वो आएगा 2। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई। ठीक है, इनकी क्षमता आ गई। तो देखिएगा दोनों मिलकर इसको कितनी देर में भरेंगे, तो कुल हमको भरना है 60, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे 3 और 2 5, तो 60 को आप 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, तो उसको 12 मिनट में वो दोनों भर देंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक लिए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। घोषित किया गया कुल परिणाम यानी कि कुल पूर्णांक कितने थे, टोटल नंबर बताने हैं वो कितने थे। उम्मीद करूंगा सोल्व कर लिया होगा। तो देखिएगा जो पासिंग मार्क्स हैं वो है 40%। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, उसने क्या किया, 178 नंबर लिए और वो 22 अंकों से फेल हो गया। अगर हम बोलें कि वो 22 नंबर और ले लेता, अगर मैं इसमें 22 नंबर और जोड़ दूं तो इसका मतलब वो पास हो जाता। ठीक है, अब ये भी पास हो गया और यहाँ पर भी पासिंग का प्रतिशत है, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए 40% इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 200 हो गया। तो कैंसिल कीजिए, 40 से हम 200 कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 5 में। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। आपसे बोला है कुल अंक यानी कि 100% की वैल्यू, तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए और आपका आंसर जो 500 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। और देखिएगा ऐसे ही हमारी आर्मी जीडी की भी सीरीज चल रही है। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं करी, उसमें टेस्ट नहीं लगाया है, तो उसको भी लगाना अगर आप आर्मी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है 400 में से कम क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे नहीं और इसमें जोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, 400 दे ऑलरेडी जो है वो 20 का वर्ग है, 20 का स्क्वायर 400 होता है भाई, तो इसमें आपको कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका आंसर आएगा 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये किसका वर्ग होता है ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए आपको मैं सीधी सी बात बताऊं, जिसके लास्ट में 5 होगा इसका मतलब आपका 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। चीज़ें आप समझिए पहले। ठीक है, यानी कि आपका जो वर्गमूल होगा उसके लास्ट में भी 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए अनफॉर्चुनेटली 5 जो है वो सबके लास्ट में दे रखा है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, पहले मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा 45 का स्क्वायर होता है 2025। अब एक चीज़ आप इसको ध्यान से देखेंगे, 55 में से आप जो है 5 हटा दीजिए, आप क्या करें इसको 50 लें। अगर आप 50 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और एक ज़ीरो की हमारी 2 ज़ीरो लग जाएगी, यानी कि 50 का स्क्वायर ही क्या होगा 2500 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका आंसर होने नहीं वाला ना। अब देखिए इस 35 को आप 30 मान लीजिए 5 घटा के, और अगर आप 30 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 900 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत कम है, तो ये भी इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, आपको मैं चेक करने के तरीके बता रहा हूँ, आपको सारा गुणा करके नहीं देखना है। 65 को आप 60 मानेंगे, अगर कम से कम 60 माने तो 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 होगा, जो कि वो भी इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप देखें 45 को, तो 45 को अगर आप 40 मानेंगे तो ये 1600 हो रहा है, यानी कि इसके अप्रोक्सीमेट ही है ये। अगर आप 45 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2025 बनेगा, ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और मैथ का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। अब देखिए कि 25% हानि पर अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं 75% लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो हानि होती है वो क्या होती है 100 माइनस लॉस होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब 75% की वैल्यू दे रखी है आपको 6750। ठीक है ना, 25% की हानि पर बेच रहा है और इतने की बेच रहा है। अब बोल रहा है अगर वो इसे 15% लाभ पर बेचे तो 15% लाभ को हम 115 लिख सकते हैं, क्योंकि लाभ है तो 100 प्लस लाभ होगा, इज इक्वल टू आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 115 गुणा 6750 गुणा नीचे 115 सॉरी नीचे 75 अप इंटू एक्स, गुणा करने के बाद आपका ये बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करूँगा। कैंसिल कीजिए, 25 तिया 75, 25 दूनी 50। ठीक है, 1 7 5 ओके, 25 सत्ते यहाँ पे आ गया आपका 270, 3 से कैंसिल करेंगे 3 9 में 27 यानी कि 90। अब 90 को आप क्या करेंगे 115 से गुणा करेंगे, तो आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा मैथ कंप्लीट हो गया है, हमारे कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम इंग्लिश डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संगणक। 22 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। 23 सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। 24 इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो है हमारा वोल्फ्रेम अल्फ़ा। ठीक है, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बैडू भी सर्च इंजन होता है। ठीक है, 25 है कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई नहीं है, कौन सा इनपुट ड्राइव नहीं है, तो प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट होता है, इनपुट नहीं होता, ऑप्शन डी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर आपके अब लास्ट के जो 25 क्वेश्चन होंगे वो आपके टोटली इंग्लिश होंगे। ठीक है, और इंग्लिश से आपको डरना नहीं है,
बिल्कुल इजी लेवल के आपके एग्जाम में इंग्लिश आएगी और जिस पैटर्न पे आएगी वही पैटर्न हमने यहाँ पे फॉलो किया है। ठीक है, आपको वही करना है हमेशा, पहले क्वेश्चन का खुद आंसर देना है और फिर मेरे साथ आंसर मैच करना है। वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको स्कोर भी कमेंट करना है। और देखिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को हो सके तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। लाइक करेंगे तो अगला वीडियो जल्दी आएगा आपके कलर के ऊपर। ओके, तो देखिए 26 क्वेश्चन ये हमको दे रखा है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बोल्ड पार्ट, यानी कि जो आपका ये बोल्ड वाला पार्ट है, जो आपका डार्क पार्ट है, इसको आपको इम्प्रूव करना है। ही इज़ टू इम्पोर्टेंट फॉर टॉलरेटिंग एनी डिले। तो देखिएगा इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, टू के साथ आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, टू के साथ जो हमारा पेयर बनेगा वो हमारा बनेगा टू वाला। ठीक है, टू के साथ टू का पेयर बनता है और ये जो है मोस्टली नेगेटिव जो है सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यही रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम में देखिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का पेपर नहीं आएगा, बेसिक रूल से ही क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए टू के साथ यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे टू आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ही इज़ टू इम्पोर्टेंट टू टॉलरेटिंग एनी डिले। ठीक है, ये वर्ड भी आपका सेंटेंस भी नेगेटिव है और आपका रूल भी यहाँ पे ये वाला फॉलो होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे 27। ही डिसलाइक द वर्ड डिसलाइक वाजंट ही। तो देखिए यहाँ पे जो आपका वाजंट ही है इसको आपको चेंज करना है। अब देखिए ये आपका जो हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है ये है आपका क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग एक चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टैग का रूल क्या बोलता है, दो रूल आपको बताऊंगा कि अगर हमारा सेंटेंस जिस फॉर्मेट में है, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी हमारा पास्ट में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा और फ्यूचर में बनेगा। यानी कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो क्वेश्चन टैग वो भी पास्ट में ही बनेगा, प्रेजेंट में स्टार्ट होगा तो उसका क्वेश्चन टैग प्रेजेंट में ही बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी चीज़, अगर आपका सेंटेंस जो स्टार्टिंग में अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है। अगर आपका क्वेश्चन टैग स्टार्टिंग में नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक वाजंट ही। तो सेंटेंस आपको पता लग रहा है ये किस में है, ये प्रेजेंट का है, बिल्कुल सिंपल टेंस। ओके, इसमें पास्ट की बात नहीं की गई है, ना ही किसी फ्यूचर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो डिडंट ही यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये आपका पास्ट का हो जाता है। अब देखिए डज ही भी नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी जो है आपका पॉजिटिव में है, आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, हैज़ंट ही इसलिए नहीं आएगा, है तो हैज़ंट ही परफेक्ट का ही। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, बट यहाँ पे परफेक्ट के लेवल की कोई भी बात नहीं की गई है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे डजंट ही जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला पार्ट। ठीक है, ये नेगेटिव में भी है और प्रेजेंट सिंपल में भी है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 आपका जो है ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ये आपको बताना है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कि जो अपनी ड्यूटी से ऑनरेबली आदरपूर्वक डिस्चार्ज हुआ हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इमेरिटस। ऑप्शन बी अगर आपने चूज़ किया है तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोगों के माइंड में रिटायर आ रहा होगा तो रिटायर्ड जो है वो गलत है। रिटायर्ड दो तरीके से होता है, या तो किसी को हम ज़बरदस्ती भी निकाल सकते हैं, उसको हम रिटायर कर सकते हैं किसी गलती पाए जाने पर, या फिर उसका समय पूरा होता है तो भी वो रिटायर होता है। ठीक है, तो रिटायर के दो मीनिंग हो सकते हैं। बिल्कुल इमेरिटस जो है वो बिल्कुल करेक्ट मीनिंग होगा। रिलीव्ड तो आपको पता होगा ये आंसर होगा नहीं, इसका मीनिंग ही कुछ और है। और इमांसिपेट जो होता है इसका मतलब होता है मुक्त करना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा। 29 प्रेजेंट अपोजिंग आर्गूमेंट और एविडेंस, यानी कि जो आपके आर्गूमेंट और एविडेंस है उनको अपोजिंग करना, यानी कि उनका खंडन करना, उसको आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में। ओके, और ये आपके कलर के एग्जाम में आ चुका है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रिबूट। रिबूट का मतलब होता है खंडन करना। ठीक है, तो आपका आंसर यहीं पे होने वाला है। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना। तो हमारा जो है सेंटेंस ऐसा नहीं है।
रिप्रीमांड का मतलब होता है किसी को डांटना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और रिबफ का मतलब भी होता है रिप्रीमांड यानी कि डांटना। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, 30 क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ईडियम। अब चूज द करेक्ट ईडियम में ये जो मैंने ईडियम लिया है ये ना सिर्फ आपके आर्मी क्लर्क बल्कि एयरफोर्स, एसएससी, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड है, तो बहुत ही अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा है टू स्मेल अ रैट। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपको हल्की सी चूहे की जो है वो खुशबू आई है, आप क्या बोलेंगे, कुछ गड़बड़ है ना, दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ लग रही है, यानी कि कुछ सस्पेक्ट वाली चीज़ है। तो ऑप्शन सी आप चूज़ करेंगे, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सस्पेक्ट आपको हमेशा दिया होगा आपके ऑप्शन में। नेक्स्ट 31 है ईडियम, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। ये कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है और कुछ के लिए बहुत पुराना। जिन्होंने अच्छे लेवल की तैयारी की है उन्होंने इस ईडियम को बहुत बार रटा होगा। इसका मतलब होता है सही समय पर सही बात करना। ठीक है, सही समय पर सही बात करना। अब देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू डू द राइट थिंग। ठीक है, टू डू द राइट थिंग। ऑप्शन ए उम्मीद करूँगा आपने सही चूज़ किया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, चूज द करेक्ट एंटोनिमस। एंटोनिमस का मतलब आपको पता होगा ना, विपरीतार्थक शब्द। अब इस एंटोनिमस को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके जो ऑप्शन है पहले वाले क्वेश्चन के, ये मेरे से गलत टाइप हो गए। ठीक है, ये हमने जो नीचे वाले ऑप्शन है इसी के ऑप्शन मैंने बिल्कुल सेम यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट फिर भी आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे ही। 32 है यहाँ पे हमारा इनॉर्मस। अब इनॉर्मस का मीनिंग आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इनॉर्मस का मीनिंग होता है विशाल। ठीक है, कोई बहुत बड़ा यानी कि विशाल। तो इसका एंटोनिमस कुछ भी हो सकता था। इसका एंटोनिमस आपका टीनी हो सकता था, इसका एंटोनिमस आपका स्मॉल हो सकता था, छोटा हो सकता था, कुछ भी आपका एंटोनिमस हो सकता था। ठीक है, इनॉर्मस आपको मीनिंग पता होना चाहिए जो कि होता है यहाँ पे विशाल। ओके, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, इसको मैनेज कर देना। ठीक है, पीछे डॉग्स भौंक रहे हैं। अच्छा 33 देखिएगा, यहाँ पे आपको एंटोनिमस ही बताना है आर्टिफिशियल का। अब देखिए आर्टिफिशियल का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब क्या होता है, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, अननेचुरल चीज़। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर एक तरह से आपको हिंट दे ही दिया। ऑप्शन बी अगर आपने चूज़ किया होगा नेचुरल, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्राकृतिक। रेड का मतलब क्या होता है, लाल होता है। ट्रुथफुल मतलब होता है सच्चाई। सॉलिड मतलब होता है ठोस। तो कहीं पर भी कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा 34 देखिएगा, ये भी आपको एंटोनिमस ही बताना है। आपके पास जो वर्ड है वो है आपका बिजी। अब बिजी का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, व्यस्त। अच्छा ऑप्शन ए अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो गलत है। ऑक्यूपाइड का मतलब भी क्या होता है, व्यस्त होता है। एंगेज्ड का मतलब भी क्या होता है, व्यस्त होता है, किसी काम में एंगेज हो जाना। ठीक है, घुल मिल जाना, व्यस्त हो जाना। रिलैक्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स होना। बिजी है और एक तरफ क्या है आपका रिलैक्स है, यानी कि ये इसका अपोजिट हो गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अच्छा 35 है आपका, चूज द करेक्ट सिनोनिमस। सिनोनिमस क्या होता है, बिल्कुल सेम शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पहला आपको वर्ड दे रखा है ब्रीफ। अब अगर आप सिनोनिमस सॉल्व करेंगे, एंटोनिमस सॉल्व करेंगे, तो आपको पहले मेन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो ब्रीफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संक्षेप में। ठीक है, संक्षेप में यानी कि सारांश। अब एक चीज़ आप समझिए कि मान लीजिए आपने कोई बहुत सारा पैराग्राफ पढ़ा है। ठीक है, अगर आप उस किसी और को सुनाएंगे तो आप उसको पूरा पैराग्राफ नहीं सुनाएंगे, उसको आप क्या करेंगे, मेन चीज़ें सुना देंगे, यानी कि उसको संक्षेप में बता देंगे। ठीक है, यानी कि उसको छोटा करके आप बता देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट एंटोनिमस क्या बनेगा आपका, सिनोनिमस, वो होगा आपका शॉर्ट। ठीक है, ब्रीफ का सिनोनिमस होगा हमारा शॉर्ट। स्मॉल का मतलब छोटा होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर नहीं होगा। लिमिटेड मतलब क्या होता है, लिमिटेड हो गया, ये भी करेक्ट नहीं होगा। लिटिल मतलब भी होता है कम, तो ये भी आपका जो है परफेक्ट सिनोनिमस नहीं होगा। ठीक है, सिनोनिमस के टाइप ही हैं ये इन सभी के, बट परफेक्ट सिनोनिमस आपका क्या होगा, शॉर्ट होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके 36 हमारा वर्ड है फीबल। अब फीबल का आपको मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है कमज़ोर।
अब जैसे ही मैंने कमज़ोर लिखा आपको आंसर आपका मिल गया। कमज़ोर मतलब वीक, वीक मतलब भी कमज़ोर होता है, करेक्ट आंसर होगा। वेन का मतलब क्या होता है, बेकार होता है, ठीक है। साथ साथ जो वर्ड आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सिक मतलब क्या होता है, बीमार होता है। स्कूल में आप सिक लीव की एप्लीकेशन लिखते थे ना, तो बीमार। एरोगेंट मतलब होता है हमारा जिद्दी, ठीक है। तो ये आपको वर्ड जो है वो पता होने चाहिए। 37 देखिएगा यहाँ पे, ये भी हमारा सिनोनिमस ही है, एडमोनिश। बहुत अच्छा वर्ड है। और देखिएगा एडमोनिश का मतलब होता है किसी को वार्निंग देना, ठीक है। क्या देना, वार्निंग देना। और वार्निंग भी क्या है, इसका एक सिनोनिमस ही है। अब यहाँ पर देखिए पनिश मतलब क्या होता है, किसी को दंड देना। बट यहाँ पे हम वार्निंग देने की बात करेंगे तो पनिश करेक्ट आंसर नहीं होगा। किसी को अगर हम डिसमिस कर देते हैं तो वो वार्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। कर्ज का मतलब क्या होता है, अभिशाप होता है, कलंक होता है। तो ये कुछ भी मैच नहीं करेगा। रिप्रीमांड का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, किसी को डराना, ठीक है। पहले मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो किसी को वार्निंग देना, किसी को डराना या डांट देना। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन डी ही बन रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, राइट है। अच्छा, नेक्स्ट आपका देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा क्या करती है, आपका पास्ट को डिनोट करेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बस ये चीज़ अगर आपने ध्यान रख ली तो आपके जो है आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे केम, केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पूरा की पूरा सेंटेंस क्या है, पास्ट में चल रहा है। अब ये सेंटेंस पास्ट में है तो आपका ए आंसर नहीं होगा और ना ही आपका सी होगा, क्योंकि सी में क्या है, इज़ वाचिंग है। और इज़ क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट के लिए यूज़, ठीक है। छोटा मोटा बेसिक तो आपको टेंस का पता ही होगा, उम्मीद करूँगा। अगर नहीं पता, अगर आप टेंस अच्छे से करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे आएंगे उस टॉपिक के ऊपर आपका वीडियो बनेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डी जो है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऑप्शन जो बी है वाज वाचिंग, ये भी आपका क्या है, सेंटेंस पास्ट में है, क्योंकि इसके अंदर वाज लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग बनाएंगे तो आप देखेंगे वो बोलना चाह रही है कि वह टीवी देख रही थी जब उसके पति आए, यानी कि वह टीवी देख रही थी जब उसके पति आए। ऐसा तो नहीं होगा कि वह टीवी देखी थी जब उसके पति आए, देख रही थी जब उसके पति आए। तो देख रहा थी, रही थी, इसका मतलब क्या है, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वाज वाचिंग। शी वाज वाचिंग टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, करेक्ट है ना। अच्छा, 39 देखिएगा, ही सा मी बाय चांस एंड डैश द कार। अब आपने सेंटेंस पढ़ लिया, क्या आपने ये नोटिस किया कि जो सा आपको दे रखा है ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। सी की सेकंड फॉर्म होती है ना सी, सा, और थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, सीन होगी, ठीक है। तो सा आपको यहाँ पे दे रखा है, आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए कि आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट में चल रहा है। तो स्टॉप पास्ट के लिए आपको मैंने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको चाहिए, ठीक है। स्टॉप आंसर नहीं होगा, स्टॉप्स आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि ही सा मी बाय चांस, कि उसने मेरे को बाय चांस देख लिया और उसने मेरी कार रोक दी, ठीक है। उसने मेरी कार रोक रही है, रही है, ऐसा कोई भी आपके सामने यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि कॉन्टिन्यूस का कोई भी आपके सामने प्रोसेसिंग नहीं है। तो यहाँ पे ING वाला फैक्टर नहीं आएगा। ING क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि स्टॉप्ड आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 40 देखिएगा, ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। अब कहीं पर भी आपका सिंस आए या फिर फॉर आए, ठीक है, तो आपका क्या होता है, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका कुछ भी हो सकता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका पास्ट में हो सकता है,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका प्रेजेंट में हो सकता है या फिर आपका फ्यूचर में हो सकता है। बट आपने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में आपके सामने पास्ट का जिक्र नहीं है ना ही फ्यूचर का जिक्र है, तो आपका ऑप्शन सी जो है हैज़ बीन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर आपको यहाँ पे सिंस दिख गया या फिर फॉर दिख गया तो आपको ये वाला रूल लगाना है। अब ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ इसको कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैज़ या फिर हैव। ओके, इसके साथ आपका क्या लगता है, बीन लगता है। ठीक है, इसके साथ आपका बीन लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस सिंस या फिर फॉर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ बीन आपका इसी ऑप्शन में दे रखा है। अगर आपके ऑप्शन में हैव होता, हैव बीन, तो वो भी आंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ही जो है वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही बंदे की बात है, तो यहाँ पे हमारा हैज़ ही करेक्ट होगा। ठीक है ना। अच्छा, 41, नो सूनर डिड द नर्स एंटर द हाउस देन द पेशेंट डाइड। ये आपका कॉमन एरर है, इसमें आपको बताना होता है कि आपके कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिएगा, अगर आपने मेरा पुराना इंग्लिश का वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने ये रूल कवर किया है। अगर आपने मेरा टॉप 15 कॉमन एरर्स का वीडियो देखा है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो वीडियो स्पेशली कॉमन एरर के ऊपर ही बेस्ड था कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा तो उसके साथ जस्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि यहाँ पे डिड लगा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। बट नो सूनर के साथ आपका जो पेयर बनेगा वो बनेगा THAN वाले देन का। अगर आप ऑप्शन ये आपका 4 देखेंगे तो यहाँ पे THEN वाला देन है, जो कि क्या है आपका, ये गलत है। तो यहाँ पे इसको हटा के आपको क्या लगाना पड़ेगा, THAN वाला देन। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 है इसमें आपका एरर है। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा 42, आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द बालकनी। बिल्कुल जनरल रूल, इनटू का यूज़ कब होता है, किसी भी मोशन वाली चीज़ के लिए। ठीक है, कि ही जंप्ड इनटू द वाटर, उसने पानी में जंप लगाई या फिर पानी में जंप लगा रहा है। ठीक है, बट कहीं पर भी आपके अगर सामने एंटर आ जाए, ठीक है, या फिर आपके सामने थ्रो आ जाए, तो एंटर और थ्रो के साथ कभी भी इनटू का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, एंटर और थ्रो के साथ कभी भी इनटू का यूज़ नहीं होता है। तो इनटू हम यहाँ से हटा देंगे, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन 2 है वो गलत है। अच्छा, 43, बिसाइड हिज रिलेटिव्स ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स आल्सो। तो ये भी मैं आपको पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इस टाइप का एरर भी 2 वर्ड होते हैं, एक होता है आपका बिसाइड, ठीक है, एक होता है आपका बिसाइड्स, सिर्फ यहाँ पे एस लग जाता है, और इस एस की वजह से आपका बहुत बड़ा एरर हो जाता है। बिसाइड का मतलब होता है किसी के पास होना, यानी कि किसी के समीप होना, और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, यानी कि उसके अतिरिक्त। तो यहाँ पे बिसाइड होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बिसाइड्स होगा। ठीक है, कि बिसाइड्स हिज रिलेटिव ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स आल्सो, यानी कि अपने रिलेटिव के अलावा उसने अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया था, तो यहाँ पे बिसाइड्स होगा। ठीक है, तो ये आपका एरर है इस पार्ट में। ठीक है ना। अच्छा, 44 देखिएगा, द मदर ब्रॉड द चॉकलेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हर 5 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जो आपका एरर होगा वो होगा आपके थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में क्यों होगा, कि जो बिटवीन होता है ये सिर्फ 2 पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर लिखा है कि 5 चिल्ड्रन, 5 है यानी कि 2 से अधिक है, तो हम यहाँ पे बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे। 2 से अधिक के लिए हम हमेशा अमंग का यूज़ करते हैं, ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। तो आपका तीसरा पार्ट जो है वो गलत है। ओके, देखिए वीडियो भले ही लंबा हो रहा है क्योंकि आपके सामने इंग्लिश का जो पार्ट होता है वो समझाना होता है। मैं नहीं चाहता कि मैं बस वीडियो बनाऊं, आपको आंसर बताऊं और चला जाऊं, किसी का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप कुछ सीखें। अच्छा, 45 क्वेश्चन है, चेंज ऑफ स्पीच, यानी कि आपको नरेशन का ये पार्ट दे रखा है। आपको दे रखा है ही सेड टू हिज फादर
प्लीज़ इंक्रीज माई पॉकेट मनी। तो देखिए कहीं भी सैड के बाद अगर टू आए तो ये हमेशा बदलता है टोल्ड में, बट सेंटेंस आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। कि यहाँ पे अगर आपको प्लीज़ दे रहा है तो ये आपसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये आपका कभी भी टोल्ड में नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आपका पहले वाला गलत हो गया। अब रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये आपका रिक्वेस्ट में ही चेंज होगा। तो बिना देरी किए आपको ये वाला आंसर लगा देना है कि ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू इंक्रीज हिज पॉकेट मनी। करेक्ट है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा 46 आपका, शी सैड टू हर फ्रेंड आई नो वेयर इज़ एवरीवन। थोड़ा सा रूल बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है, आपके 3 या 4 दिन लगेंगे अगर आप इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। कई रूल होते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या रूल चाहिए, पहला तो यही कि जहाँ पे सैड टू होगा ये किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। और टोल्ड के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक सेकंड रूल यहाँ पे और भी लगेगा। यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, आपका प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल में है। आई नो वेयर इज़ एवरीवन, मैं जानता हूँ कि वो सब कहाँ हैं, यानी कि मैं बिल्कुल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इनडेफिनेट। तो अगर आपका जो प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल आपका हमेशा किस में बदलेगा, वो बदलेगा आपके पास्ट सिंपल में, ठीक है। इसको आप को ध्यान रखना है। तो आप सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो रहा है। तो अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बी वाला पार्ट है वो बिल्कुल सही है। शी टोल्ड हर फ्रेंड, यानी कि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट है। पहले वाले में टोल्ड के बाद सीधा डैट लगाया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। सी वाले में क्या हो रहा है, इज़ का यूज़ कर रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट की ही बात कर रहा है, जबकि प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट में बदलेगा, तो आपका पास्ट होना चाहिए। अब जो दूसरा वाला है इसमें क्या है, आपका यहाँ पे नोज़ यूज़ हुआ है, इसलिए आपका डी वाला भी गलत है, क्योंकि नोज़ जो है ये भी आपका पास्ट में नहीं गया, इसको भी आपको प्रेजेंट में ही, ये वर्ब लगी है प्रेजेंट की, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, तो ये आपका प्रेजेंट में ही है। तो ऑप्शन सी अगर आप देख रहे हैं, सॉरी ऑप्शन बी, शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी न्यू, न्यू आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में गया, और वाज एवरीवन, तो ये पूरा की पूरा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा 47 देखिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। चेंज इन वॉइस, यानी कि आपको क्या बताना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताना है। तो देखिए ए चाइल्ड कुड नॉट हैव डन हिज मिसचीव्स। अब देखिएगा जो आपका ऑब्जेक्ट है इससे आपका सेंटेंस हमेशा शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है हैव डन, यानी कि ये आपको दे रखा है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये बदलता है, हैव बीन आपको दे रखा है तो इसके साथ आपका क्या लगेगा, यहाँ पे बीन लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें आपका हैव के साथ बीन लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, द मिसचीफ कुड नॉट बी डन बाई अ चाइल्ड, तो इसमें बीन नहीं है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। द मिसचीफ कुड नॉट बीन डन बाई चाइल्ड, इसमें बीन है पर इसके अंदर हैव नहीं है, तो ये भी गलत है भाई। द मिसचीफ कुड नॉट हैव बीन डन बाई चाइल्ड, तो ये आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। आप डी को भी चेक कीजिएगा, द मिसचीफ ए चाइल्ड, ए का तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे ए जो है आपका एक्स्ट्रा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ना यहाँ पे आपका बाई यूज़ किया है, जबकि पैसिव वॉइस में तो आपका बाई भी यूज़ होता है। क्लियर हो गया। 48, शायद आपको चेंज ऑफ वॉइस ना समझ में आए, क्योंकि अगर आपने इसके रूल नहीं पढ़े होंगे, जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना ही समझ में आएगा, पर मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बता पाऊंगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। 48, शी स्पोक्स टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब देखिएगा स्पोक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो प्रेजेंट सिंपल होगा वो किस में बदलेगा, आपका पास्ट सिंपल में बदलेगा, और जो आपका पास्ट सिंपल होगा ना वो बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है, वो बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए इन सब के लिए आपको टेंस आने चाहिए। अगर आपको टेंस ही नहीं पता कि पास्ट सिंपल में क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है,
तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज स्पोकन टू हर, तो यहाँ पे वाज स्पोकन टू हर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अभी रोकते हैं आप इसको। द ऑफिशियल वाज स्पोकन, तो द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी है आपका पूरा ऑब्जेक्ट, तो ये गलत हो गया। शी वाज स्पोकन होगा नहीं, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है शी, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी। आपका सेंटेंस इससे शुरू होगा। इसमें भी आपका दे रखा है शी वाज ऑन, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यह है आपका यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन ए जो है द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी, आपको यहीं से ही पता लग गया कि आपका सेंटेंस यही वाला सही है, ऑप्शन ए वाला। बाकी में आपका ऑब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट है वही गलत दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा 49 देखिएगा, PQRS बहुत ही फेमस है और बहुत से स्टूडेंट का इसमें दिमाग घूम जाता है। ठीक है, इसको मैं इतनी आसानी से आपको बताऊंगा। देखिए ये हाई लेवल के भी होते हैं, लो लेवल भी होता है, बिलो लो लेवल भी होता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आता है बिल्कुल ईजी, जिनको जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा आप उन ट्रिक से भी इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या देखेंगे, अगर आपके पास ऐसा आए बिल्कुल सिंपल, जो कि सिंपल ही आता है आपके कलर के एग्ज़ाम में, आप देख रहे होंगे मी से कोई भी सेंटेंस ख़त्म नहीं होता, तो यानी कि ये आपके सेंटेंस के लास्ट में नहीं आएगा। यानी कि जो आपका पी है वो सेंटेंस के लास्ट में नहीं आएगा, तो सेंटेंस के लास्ट में आपका पी आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, वाज से कोई भी सेंटेंस ख़त्म होता है कभी भी, जनरल सेंटेंस वाज से कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वाज से ख़त्म होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देगा आपके, तो ये भी आपका सही नहीं है। आपके सेंटेंस के लास्ट में आर भी नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया और ये भी आपका गलत हो गया। बचा आपका सी, तो यही आपका आंसर होगा। एक तरीका आपके पास ये है। ठीक है ना, सी क्यों सही है देखिएगा, ऑफ से भी आपका सेंटेंस शुरू नहीं होगा जनरली। बाकी आप इसको आप पढ़ लीजिए, इतने ही अगर आप गलत कर लेंगे, अगर आपने इतना एलिगेशन लगा लिया तो आपका एक ही ऑप्शन बनता है, आपका ये करेक्ट होगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व क्या है, देन इट स्ट्रोक मी हाउ एनिमेंटली, ठीक है, सूटेबल इट वाज ऑफ कोर्स, तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अच्छा 50 देखिएगा, शायद आपको मेरा ये वाला तरीका समझ ना आए, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इसमें टाइम लगता है PQRS में। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट का गलत होता है ये क्वेश्चन, इसमें तुक्का ही मारते हैं, तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें आप क्या देखेंगे कि नो जो है सेंटेंस के लास्ट में कभी भी आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो आप देखेंगे कि पी जो है किसी के सेंटेंस के लास्ट में नहीं आएगा, तो पी वाला किसी में भी नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। आप देखिए एंड, क्या एंड किसी सेंटेंस के लास्ट में आएगा? एंड से कोई सेंटेंस ख़त्म होता है? तो आप बोलेंगे नहीं होता है, नहीं होगा, यानी कि क्यों भी आपके सेंटेंस के लास्ट में नहीं आएगा, तो क्यों भी जो है वो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है दूसरा एलिगेशन लगाना है, जो कि है आपको पढ़ने वाला एलिगेशन क्या बोलता है कि व्हेन ही के बाद आगे आप पढ़िए, यहाँ पे तो आपको अंडरस्टैंडिंग ही लगानी पड़ेगी अगर आपको कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, व्हेन ही हियर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, कि जब उसने ह्यू एंड क्राई यानी कि शोर शराबा मिडनाइट में सुना, तो ही वाज नर्वस, वो बहुत नर्वस हो गया, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वह बहुत नर्वस हो गया और उसको समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे। ठीक है, तो हमारा ये सीक्वेंस बन रहा है, क्योंकि मेरे को तो ये आंसर पता है इसलिए मैं आपको ये डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आप बोलेंगे PQRS के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बताऊँगा, एक वीडियो में आपको मैं PQRS नहीं बता सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ट्रिक बहुत सारी हैं इसके अंदर, बट आपको कई बार ट्रिक नहीं काम करती, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ही काम करेगी, आपको सेंटेंस पढ़ के ही इसका मीनिंग बताना होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट होगा इस हिसाब से, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना, कि व्हेन ही हियर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, फिर हमारा क्यू आएगा, ही वाज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो एक्चुअली 50 मिनट का बन गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।